तीन बड़े ऐलान यहाँ पर तीन मेजर सेक्टर्स में कहा जा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो है ही, लेकिन एमएसएमईज को भी नहीं भूलना होगा, वहां पर भी किस तरह से रोजगार पैदा किया जाए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, इस पर भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है। और किस तरह से जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, यानी कि पार्टियों को जो पैसा मिलता है उसमें काला धन ना आ सके, उस पर भी नकेल कसने के लिए तमाम कदम उठाए गए। हमारे साथ पास्ट प्रेसिडेंट फिक्की सिद्धार्थ बिरला जी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह से वो देखते हैं इस बजट को। सिद्धार्थ जी, ये बजट जो इस बार आया कई मायनों में ऐतिहासिक, लेकिन जो ऐलान किए गए, जो घोषणाएं की गई, वो आम आदमी को ध्यान में रखकर की गई, क्योंकि इनकम टैक्स, ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स अदा करते हैं और उन्हीं पर भार पड़ता जाता है साल दर साल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा उनकी कमाई है लेकिन उन पर कोई बोझ नहीं पड़ता, उसके लिए खास कदम उठाए गए। देखिए, बजट में एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी और काफी चौड़ा कैनवस, मतलब काफी ब्रॉड कैनवस पे एफएम ने कवर किया है। एग्रीकल्चर पे भी है, एमएसएमई पे है, पर जहां तक बिजनेस का सवाल है, डेफिनेटली एमएसएमईज को धक्का लगा है, क्योंकि लैक ऑफ डिमांड रही है कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है और उनकी डिफिकल्टीज भी है प्रैक्टिकल वर्किंग में। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए जो टैक्सेशन उन्होंने कम किया है, विच इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू एमएसएमईज। इंडिविजुअल टैक्सेशन में भी उन्होंने जो लोअर क्लासेस हैं, लोअर लेवल्स हैं, उस पर सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन दोनों की बातें करी हैं। और ये डेफिनेट है, क्योंकि ये हम लोग भी कई दिनों से कह रहे हैं कि अगर आपकी बहुत लिमिटेड टैक्स बेस होगी तो अल्टीमेटली जिन्होंने टैक्स देना चाहिए वो कुछ नहीं दे रहे हैं और जो टैक्स दे रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग तो आगे पीछे होनी है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर पहला कदम उठाया है। लेकिन कई सारे एनेक्स्चर्स जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स से वो बाद में समझ में आएगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इससे कितना फायदा, अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है या फिर 5 लाख से 10 लाख तक के ब्रैकेट में आते हैं, तो किस तरह से समझें इसको? देखिए, मेरे ख्याल में इट इज अ टोकन और पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और ये भी ठीक कह रहा आपने कि जब तक फाइन प्रिंट नहीं देखी जाएगी तब तक एक्चुअली बजट के बारे में कुछ कमेंट करना मुश्किल है, पर डायरेक्शन अच्छी है और टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने की उम्मीद है। जो मेन चीज जो है, 3 लेवल पे भरोसे बनाने हैं गवर्नमेंट को इस साल में। प्राइवेट बिजनेस को भरोसा देना है, कंजम्पशन का भरोसा देना है, क्योंकि जब तक एवरेज आदमी को कंजम्पशन का भरोसा नहीं आएगा तब तक मार्केट चलेंगे नहीं, ग्रोथ नहीं आएगी और इनफैक्ट उसके सब वो रहेंगे। तो एक इन्वेस्टर को भरोसा देना है, एक आपको कंजम्पशन का भरोसा देना है और एक फॉरेन इन्वेस्टर को भी भरोसा देना है। क्योंकि तो इस बजट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर शामिल हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रसून हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रसून, पूरा पैनल हमारे साथ है अंजना, और इन सब के बीच एक सवाल है, माइक उठाइए जरा, फटाफट हम लोग बातचीत शुरू करें, अब जिक्र शुरू करें। शुरुआत में एक बड़ा सवाल टैक्स का, टैक्स को लेकर जो रियायत दी गई है वो कितनी बड़ी रियायत है या कोई मायने नहीं रखती है? 22,000 करोड़ की रियायत दी गई और जब ये पे कमीशन की रिपोर्ट आ गई उसके बाद ये कोई मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। 22,000 करोड़, क्योंकि ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, तो ठीक है, आम आदमी तो खुश हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी रियायत नहीं है। सिर्फ जो बड़ी रियायत है वो एक है, सबसे बड़ी, वो ये है कि 1 पेज का फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन, जो मैं कई बार कह चुका हूँ। एस्पेक्ट्स पे आ जाए, खासतौर से जिसकी भी आय 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी, 3,10,000 हो जाएगी, जी 2.5 लाख तक तो रियायत है, उसके बाद बाकी 60,000 पे वो 5% देना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। और नहीं आवाज, बाकी के स्लैब में चीजें कमोवेश वही है। जी। तो जो जिक्र था मध्यम तबके को रियायत देने का, जिक्र जो वित्त मंत्री ने किया जी, वो क्या सिर्फ इतना ही सीमित है? देखिए, उन्होंने जो 5 लाख तक की लोगों को रियायत दी है, उनका कर आधा कर दिया है, तो 12,500 का फर्क पड़ेगा जिनकी 5 लाख तक की इनकम है उनको। उसमें 1.97 करोड़ एसएससी हैं जिनको फायदा होगा। डायरेक्ट फायदा सारे एसएससी को होगा, पर जो 1.97 करोड़ एसएससी ऐसे हैं जो 5 लाख से नीचे की इनकम पर टैक्स देते हैं। तो एक तो रास्ता था कि उनको 2.5 लाख की इनकम को बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाता, तो ये 2 करोड़ लोग बाहर हो जाते सिस्टम से। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे समझना चाहिए कि सरकार ये चाहती है कि उनको टैक्स नेट में भी रखे और नॉमिनल टैक्स दे। तो
तो सिर्फ 5% टैक्स देना हो तो जल्दी से आदमी जुड़ जाएगा। तो मेरे को लगता है 1.97 करोड़ से बढ़ के ये संख्या सरकार का ध्येय कि कम से कम 4-5 करोड़ पर जाए, क्योंकि सिर्फ 5% टैक्स है। तो एक तो ये बात है भाई साहब, और दूसरी बात ये कि जो MSME, एक मिनट कमेंट अरे जो वो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। लोग कहते थे कि वो एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे, वो मेरे ज़हन में गलत बात थी, क्योंकि हमें तो टैक्स बेस बढ़ाना है, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जाने से फ़ायदा नहीं है। जो उन्होंने किया है वो सही किया है कि एंट्री पॉइंट की रेट कम कर दी है, मगर एग्जेम्पशन लिमिट को बदली नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सेंसिबल मूव, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। एक सवाल आपका था जो जिक्र हो रहा था कि इस देश में टैक्स चोरी है, ये एक मैसेज निकल कर आ रहा था। इस देश में इतनी गाड़ियां बिक जाती हैं लेकिन टैक्स देने वाले इतने कम हैं, जो आय है 10 लाख से ज़्यादा जो टैक्स देते हैं उनकी तादाद इतनी कम है, लगता ही नहीं है कि। तो ये जो टैक्स का हिस्सा टैक्स के दायरे में लाने के लिए क्या आपने कहीं देखा प्रावधान है? देखिए, ये जो लोएस्ट स्लैब में जो टैक्स को 10% से 5% किया है, इसमें टैक्स बेस बढ़ाने के लिए किया है। कम से कम इन लोगों को लाया तो जाए, अभी तो ये आ ही नहीं रहे हैं। ये अभी टैक्स देने को पॉजिटिव मान रहे हैं? बहुत पॉजिटिव है नंबर 1। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन किया है, इसी के साथ लिंक करके कि 4.5 लाख तक जो है ATC की पूरी एग्जम्पशन दी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी आए साथ में। वासुदेव साहब, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, जैसा बता रहे हैं, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। टैक्स का दायरा बड़ा कैसे हो इस देश में जितनी भी आय लोग के पास आ रही है, क्योंकि टैक्स चोरी है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग भी टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। बजट में कहीं उसकी दिशा निर्देश नजर आया या चिंता नजर आई? देखिए, दिशा निर्देश भी नज़र आ रहे हैं, चिंता भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो डिमोनेटाइजेशन के थ्रू उन्होंने बात कही है कि डेटा माइनिंग बहुत करेंगे। सबसे बड़ा अब काम जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके ऊपर है कि इतने लोगों ने जो इतनी बड़ी तादाद में अपने पुराने नोट जमा किए हैं, उसकी वो छानबीन कैसे करेंगे, उससे कैसे पता लगाएंगे कि कौन टैक्स नेट में है, कौन सा नहीं है। तो उन्होंने ये इंसेंटिव भी दिया है कि आप केवल नॉमिनल 5% टैक्स के ऊपर टैक्स के दायरे में आ जाइए, मगर फिर भी जो नहीं आएंगे तो इनको जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो करेगा। मगर दूसरी बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो डिमोनेटाइजेशन से फ़ायदा हुआ है, काफ़ी गिव अवेज होंगे, लोगों के हाथ जेब में पैसा डाला जाएगा। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ी टैक्स की रियायत दी जाए। ये MSME सेक्टर की कंपनीज़ को जो भी जब 25% 5% टैक्स कम कर दिया, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। मगर बाकी लोगों के लिए उन्होंने एनहांस्ड एक्सपेंडिचर किया है सोशल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर से। मैं समझता हूँ ये अच्छा बैलेंस है कि फिस्कल प्रूडेंस भी मेंटेन रहे, लोगों को ट्रांसफर्स भी ज़्यादा हों थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, और कुछ हद तक कुछ जो टैक्स बेनिफिट मिल सकता है उनको भी दिया जाए। और साथ साथ आई थिंक बैलेंस बिटवीन प्रूडेंस, फिस्कल मैनेजमेंट एंड गिविंग सम रिलीफ। शेर शायरी का बजट है, शेर शायरी का बजट। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, और फ्लावरी भाषण दिया, मगर फंडामेंटली कुछ नहीं किया। Yeah, that we appreciate that. That's good. But on the fundamentals, the main issue facing India today is jobs, and how India is going to solve the job problem. On that, absolutely nothing. No vision, no idea. So for farmers, absolutely nothing. Basic misunderstanding of what NREGA is. So no, we were expecting some fireworks. We got a bit of a damp squib. राहुल जी हिंदी में, राहुल जी हिंदी में बोल दिए। कैसे देखते हैं बजट में? डिमोनेटाइजेशन के बाद जो झटका सरकार ने गरीबों को मारा, एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया,
मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। पॉलिटिकल पार्टी को तो 2000 का कैपिटल किया वो गया अच्छा है। है। देखिए जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% भैया छूट दी गई है। ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाएं। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है। 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोली। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, वो तो देखिए भैया, वो तो है, वो चाहते थे कि बजट से इम्पैक्ट लगे, कुछ लगा, इम्पैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था, उनका भी फायदा हो जाता है। मर्जर किया गया, रेल बजट रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। फिर से देखिए एक रेलवे बजट के बारे में। शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है। बुलेट ट्रेन आई? नहीं आई। रेलवेज में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवेज में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला? बस। बेरोजगारी पर सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी को बेरोजगारी के आंकड़े बताए पीछे खड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यही तरीका है इस देश में विपक्ष का, विपक्ष के हमले का। लेकिन सरकार के दावे और विपक्ष के हमले के बीच पूरी बात आपको समझा दें। सरकार यह दावा करती हुई कि दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए हम बजट लाए हैं। राहुल गांधी ये कहते हुए कि आपने किसानों को कुछ नहीं दिया, युवाओं को कुछ नहीं दिया और आपकी कोई भी दशा दिशा नहीं दिख रही है। सभी खास मेहमान जो हमारे साथ यहां पर हैं, प्रसून हमारे सहयोगी लगातार वहां पर एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं, अजय कुमार जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कुलदीप कुमार जी जो कि पार्टनर है पर्सनल टैक्स PwC के, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, ये पूरा टैक्स का आपसे पहले मैं एक बार जरा इनसे बता दूं, ये कितना बड़ा फायदा है। देखिए, अगर इसको मोटे में समझाएं तो 2.5 से 5 लाख वाले जो है उनके लिए तो आधा हो गया टैक्स, 10% से 5% हो गया। बिल्कुल। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको आपने राहत दी और 50 लाख से 1 करोड़ वाले पर 10% का सरचार्ज ठोक दिया। मतलब जो हायर इनकम ग्रुप है उस पर आप पैसा लेंगे वहां से और यहां पर राहत दे रहे हैं। यही है सरकार की सोच। बिल्कुल ठीक है। जो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जिनकी इनकम है, हाँ, उनको अब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ये हम पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं सर, ये देखते हुए आप बोलिए। 2.5 लाख तक इनकम है, कोई आपको टैक्स नहीं देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और जो 3 लाख 5,000 ये दिखा रहे हैं। इस बीच आपको रोक रही हूँ सर, और शाहनवाज हुसैन साहब भी ये देखना चाहेंगे आपके रिएक्शन से पहले। अरुण जेटली के परिवार से बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, जरा सुनिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया। हमारे साथ मौजूद है घर की वित्त मंत्री संगीता जेटली जी, उनकी बेटी सोनाली और उनका बेटा रोहन। बात करते हैं मैम, किस ढंग से देखते हैं बजट को? कितने नंबर? अच्छा, आपने जो सलाह वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है। मंत्री की मैम कैसा लगता है बजट के बाद? अंदर बैठी थी लगातार आप सुन भी रही थी बजट कैंडी पे, आपको कैसा लगा बजट आपको? मैम विमेंस के लिए भी दिया है, साथ ही साथ मैम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करिए, क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करिए? देखिए जो पॉलिटिकल चंदे मिलते हैं उसको कैसे सही आपने तो सलाह दी थी कि ये होना चाहिए, खासतौर से आप पूरे मार्क्स। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। प्रश्न तो सुनाई दे रहे थे लेकिन जवाब बहुत साफ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया है। इसको फिर से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ये वित्त मंत्री अरुण जेटली का परिवार वहां निकलता
जाता हुआ और कितने मार्क्स उनकी पत्नी दे रही है बजट पर, ये पूछते हुए हमारे सहयोगी। लेकिन इस बीच शाहनवाज हुसैन साहब कहां पर खड़े दिखाई दिए आप, क्योंकि एक नॉन इवेंटफुल बजट लग रहा है, जो बहुत बड़ा धमाका लोग सोच रहे थे नहीं है। हाँ, टैक्स फ्रंट पे आपने थोड़ी राहत दी है। राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक जो चंदा वसूली होती है वो 2000, उस पर कुछ ठोस कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था में नोटबंदी के बाद एक गिरावट देखी गई थी, उसको ऊपर कैसे लाए हैं आप, क्या किया है आपने? देखिए, ये किसानों को समर्पित बजट है, देश में आम लोगों को समर्पित बजट है। और जो टैक्स में जो छूट दी गई है, बहुत दिनों से मांग थी कि वो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगे, और जो 5 लाख तक लोग हैं उनको भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। तो और किसानों को 10 लाख करोड़ का ऋण इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसमें वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो लाल फीताशाही है उसको ख़त्म किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें। और रेलवे के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेफ्टी फंड दिया गया है। तो सरकार ने हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पाई है, और लोगों को जो अपेक्षा थी उस पर पूरी तरह 100% खड़े उतरे हैं अरुण जेटली जी। इस सरकार का ये बेहतरीन बजट है। अब मैं समझता हूँ कि सर, एक सेकंड जी, मनरेगा को कब्रगाह कहने वाले प्रधानमंत्री के और आपके वित्त मंत्री के इस बजट में सबसे बड़ा अब तक का एलोकेशन मनरेगा के लिए, ये मनरेगा मोहब्बत जरा समझा दीजिए। देखिए, मनरेगा में पहले जब पिछले हाउस में अजय कुमार जी भी थे, हम लोग कहते थे कि मनरेगा बनी है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। वैसा गड्ढे खोदे जा रहे हैं, रोड पे नालियां खोदकर रोड पर रख दी जा रही है। आप तो कब्रगाह पे गुलाब चढ़ाने चले गए हैं ना, गुलाब से सजाने चले गए हैं। उसको हमने पौंड से जोड़ा है, पोखर से जोड़ा है, और ये सफल रही स्कीम। जितना पैसा पहले होता था उसको उपयोग नहीं होता था, जिसको मेंशन किया अरुण जेटली जी ने, हमने उसमें और एलोकेशन बढ़ाया है। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अजय कुमार जी, आप 2000 के ऊपर कैश नहीं ले पाएंगे फंडिंग में। हम तो ये एक तो अंजना जी, अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर पारदर्शिता आपको लाना है तो 2000 तक, मुझे तो लगता है कि 2000 तक रुकने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि पहले 20,000 थी, अब 2000 है। अगर सभी कैश में किसने हथकड़ी लगा रखी थी पहले? जो नहीं, क्योंकि चर्चा हो रही है राजनीति में पारदर्शिता लाने की बात हो रही है, तो हमारा ये कहना था कि वित्त मंत्री की कदम अच्छी है, पर अगर बिग ट्रांसपेरेंसी पुश मानेंगे आप इसे? नहीं, इसको मानेंगे। एक पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। हमारा ये कहना है कि अब देखना पड़ेगा कि जब अलग अलग राजनीतिक दल के जो डोनेशन है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी शामिल कीजिएगा, तो हम देखेंगे कि उनकी डोनेशन के प्रतिशत में कितनी कमी होती है कैश के मामले में। तो तब 2000 के नीचे अगर वही 80-90% रह जाएंगे तो फिर कदम जो है। वैसे आपका फेवरेट टॉपिक अभी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए, पढ़िए, खुश हो जाइएगा। मनरेगा से 10 लाख तालाबों का लक्ष्य पूरा होगा। ये मनरेगा के मुद्दे पर उसी पर एक अंजना जी, झारखंड में शाहनवाज जी की सरकार है, वहां पर ये लोग जो है तालाब के बारे में चर्चा करते हैं, वहां पर सिर्फ गड्ढे बना दिए जा रहे हैं, वो भी मैकेनाइज्ड, वो भी मनरेगा के नाम पर। तो हमारा ये कहना है कि जब मतलब जो आप कर रहे थे वही ये कर रहे हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि जब वित्त मंत्री 10 लाख तालाब नहीं, इसकी जानने नहीं, इसकी ऑडिट होना, इसलिए कि जब ये कहते हैं कि हम प्रोडक्टिव एसेट बना रहे हैं, तो हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसकी जो बढ़िया से जो जांच ऑडिट हो जाए, ताकि स्पष्ट रूप से सच में ये मालूम पड़े। और दूसरी बात से जोड़ दिया है शाहनवाज, एक सेकेंड, और दूसरी बात है मनरेगा के बारे में ये सरकार को ये समझ में आ गई कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मारामारी हो रही है, नौकरी की अभाव है, जिस तरह से आम सभी लोग की जो है आमदनी में जिस तरह से कटौती हो रही है, इसलिए मनरेगा की आवश्यकता थी। और हम सरकार का समर्थन जरूर देते हैं कि मनरेगा में जो उन्होंने जो है बढ़ोतरी दिया है बजट में, ये कदम ठीक है, लेकिन बाकी अंजना जी, बाकी डिमोनेटाइजेशन का जो रोड में दिया, प्रधानमंत्री सड़क में दिया, मनरेगा में दिया, किसानों के लिए, अंजना जी सबसे बड़ी बात तो किसानों के लिए किया है। किसान ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ का सरकार का रहेगा। एक बार अब प्रसून के पास चलते हैं, क्योंकि उनके साथ भी कई टैक्स एक्सपर्ट्स हैं। प्रसून, बहुत दिलचस्प है, एक तो टैक्स फ्रंट पर एक बड़ी राहत लोअर सैलरीड क्लास को, हायर सैलरीड क्लास को एक तरह से उसका खामियाजा सरचार्ज 10% का, दूसरी तरफ पारदर्शिता को एक पुश देती हुई सरकार दिख रही है। मनरेगा में बहुत ज्यादा पैसा, अब तक का सबसे ज्यादा सरकार ने पैसा पुश कर दिया है, 35% इजाफा कर दिया गया है। प्रसून, दलितों के लिए जो आवंटन किया जाता है, क्या ये दलितों, पीड़ितों, वंचित वर्गों के लिए वाकई बजट दिखाई दे रहा है? प्रसून, हमको लगता है आप लोग किसान पे आपने बात छोड़ी थी, वहीं से शुरू करें। किसान नेता भी हमारे साथ हैं, आप माइक उठाएं और बताएं किसानों को लेकर जिस राहत का जिक्र किया गया है, अब आपको क्या लगता है? देखो, किसानों के लिए कर्जा बढ़ाने से किसानों का भला नहीं होगा, इससे राहत नहीं मिलेगी। इस हिसाब से जैसे जैसे कर्जा बढ़ेगा किसान की आत्महत्या बढ़ेगी, उस हिसाब से
तो इससे नहीं लगता कि किसानों का भला होगा। उम्मीद ये थी कि बड़ी योजनाओं की घोषणा किसानों के प्रति होनी चाहिए थी, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ाना, उससे किसानों की आत्महत्या का ग्राफ बढ़ेगा। ये थी कि सोलर एनर्जी पे काम होना चाहिए था, उसके लिए बजट आना चाहिए था, उस पर अपना घर अपना बिजली उस पर काम होना चाहिए था, जो